एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का 10 मई का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का। ग्रीन क्रॉस एयर्स इसका टाइटल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे लिखा हुआ है ये आर्टिकल। अब यूरोपियन यूनियन में जो सामान इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, इस सारे सामान पे हो सकता है कार्बन टैक्स लगता हुआ देखें, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा झटका लगने वाला है। इस चीज़ को इस आर्टिकल में बताया गया है। अब ये कार्बन टैक्स क्या होता है, क्यों टैक्स लगाया जा रहा है, इस क्विज में इस आर्टिकल में देखेंगे। आर्टिकल पढ़ते हुए सिर्फ ट्रांसलेशन में बिजी ना हो, इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। एक जो है ना फुल फोकस बना करके हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलो। इस क्विज में आपको ग्रामर के, कॉम्प्रीहेंशन के, वोकैब के हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। मन से आर्टिकल को सीखो। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी ग्रीन क्रॉस एयर्स। देखिए, क्रॉस एयर वर्ड आएगा, अगर आपने वीडियो गेम खेला है तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। अगर कोई ऐसा वीडियो गेम आपने खेला हो जिसमें आपको सामने वाले को शूट करना हो, तो जहाँ पे आप अपना निशाना रखते हो ना, ऐसे क्रॉस आता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्रॉस एयर्स। तो इसको आप आसान भाषा में टारगेट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको अटैक करना है, जहाँ पे आपको शूट करना है। और ग्रीन का मतलब होता है हरा। आप जानते हैं ग्रीन वर्ड को रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। कह रहे जी भारत को अब क्रॉस एयर्स पे रखा जा रहा है, टारगेट पे रखा जा रहा है, सेंटर पॉइंट या फोकल पॉइंट बना के रखा जा रहा है, जो होगा ग्रीन टेक्नोलॉजी इसका। यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के नाम पे भारत और भारत जैसी कंट्रीज़ को अब निशाने पे क्रॉस एयर्स पे ले लिया है। आ रही बात समझ में? चलो अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्यों भारत निशाने पे है। कह रहा है अ मल्टी प्रोंग्ड काउंटर इज वारंटेड टू टैकल द यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स प्लान्स। कह रहे जी एक ऐसा काउंटर हमें जो चाहिए जो मल्टी प्रोंग्ड हो। देखिए, प्रोंग का मतलब होता है डायमेंशन या एस्पेक्ट्स। मान लीजिए किसी चीज़ के 3 एस्पेक्ट हैं तो वो ट्रिपल प्रोंग्ड है, ठीक है, या ट्राई प्रोंग्ड है। एस्पेक्ट समझते हो ना, पहलू। कह रहा है जी हमें एक ऐसा काउंटर चाहिए, एक ऐसा जवाब चाहिए। काउंटर का मतलब होता है जवाब, काउंटर रिप्लाई आपने सुना होगा, जिसके कई एस्पेक्ट हो, कई डायमेंशन हो, कई फेस हो। और कह रहे ये वारंटेड है, ऐसे काउंटर की हमें ज़रूरत है, नेसेसिटी है, ताकि हम टैकल कर सकें, निपट सकें, सामना कर सकें। और किसका? यूरोपियन यूनियन नाम के इस ग्रुप के द्वारा लगाए जाने वाले कार्बन टैक्स प्लान्स का। बात समझ रहे हो? तो ये तो कार्बन टैक्स लगाने ही वाले हैं, भारत को नुकसान होने ही वाला है। भारत की तरह और भी कई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ से मिनरल्स जो है दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। तो भारत और ऐसी कंट्रीज़ को ना एक ऐसा काउंटर बनाना पड़ेगा, ऐसा जवाब देना पड़ेगा इनको इकोनॉमिक टर्म्स में, जो मल्टी प्रोंग्ड हो, कई तरीके से इन पर अटैक करे। अगर ऐसा जवाब बना देंगे ना तो ये नेसेसरी हो जाएगा टैकल करने के लिए, जवाब देने के लिए, इनको निपटने के लिए इनके कार्बन टैक्स का जो प्लान इन्होंने बना रखा है। चलो, काउंटर आपका सब्जेक्ट है, इज़ वारंटेड इसकी वर्ब है। वारंट का मतलब होता है डिमांड करना, रिक्वायर करना, किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना। इसको नेसेसिटेट भी बोल देते हैं। इज़ नेसेसिटेटेड है ना वारंटेड को। टैकल करना, किसी चीज़ से निपटना। इसको कोप विद, डील विद, एड्रेस, कंटेंड, है ना। आज सारे वर्ड्स लिखे नहीं है मैंने, लेकिन टैकल नाम की इस जो है फ्रेज़ को, वर्ड को आप अच्छे से जानते हैं। मल्टी प्रोंग्ड वो हो गया जिसके कई सारे प्रोंग हो, कई एस्पेक्ट हो। मल्टी फेसेटेड, मल्टी एस्पेक्टेड या मल्टी डायमेंशनल भी इसको बोलते हैं। आज वोकैब थोड़ी सी हैवी है और ग्रामर भी हैवी है, लेकिन इस चीज़ को आपको डिस्करेज होकर के नहीं लेना है कि सर इतना मुश्किल आर्टिकल क्यों है। मज़ा आएगा, सीखोगे कुछ, कभी कभी मुश्किल भी आना चाहिए ना। तो आज की क्लास ज़रूर पूरी देखना, ग्रामर वोकैब का खजाना आपको मिलेगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस तलाश में यहाँ आए हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को अटैक करने की, वो तलाश आपकी यहाँ आके पूरी होती है। यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर्स आपको बहुत कम जगह मिलेंगे। चलिए, उसी के साथ मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एग्ज़ाम से पहले जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें आपको 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 600 के करीब एग्जाम्स के। इतने सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं तो आपको हर डिफ़िकल्टी लेवल का मॉक टेस्ट जो है प्रिपेयर करने के लिए मिल जाएगा। इसमें CGL के आपको 1700 मिलेंगे, CHSL के 2300, है ना।
MTS के 1500, इसी तरीके से बैंकिंग क्लरिकल PO के, IBPS के, SBI के, हर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट एक सिंगल पास में इंक्लूडेड है। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, सेल एक्टिव हो चुकी है इस पर। आपको पास का प्राइस दिखाएगा 1 ईयर पास का 299, लेकिन ये प्राइस फाइनल नहीं है। अगर आप कूपन कोड लगाते हैं YT10, जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 269। सेल 2 दिनों के लिए है, फ़ायदा ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। अगर पास की आपको ज़रूरत थी देन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द पास। चलिए, अपनी वोकैब शीट है आज की, सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इसमें। 10 तारीख है आज, हर दिन की अलग कर दी गई है ताकि आप जिस भी तारीख का आर्टिकल पढ़ना चाहें बैक डेट में जाके उसकी वोकैब को आप यहाँ से कवर कर सकें। आज अपने पास 5 वर्ड्स हैं, कल्मिनेशन से लेकर के नीचे आपको वर्ड मिलेगा। चलो देख लेते हैं अभी, है ना। कल्मिनेशन से शुरू करते हैं। कल्मिनेशन का मतलब होता है जी एंड गेम या फाइनलाइजेशन, किसी चीज़ की पराकाष्ठा बोलते हैं हिंदी में। फाइनल स्टेज बोल सकते हैं आप इसको, क्लाइमैक्स बोल सकते हैं, जेनिथ या पिनाकल बोल सकते हैं, कॉन्सुमेशन बोल सकते हैं। भाई आपकी पढ़ाई का कल्मिनेशन क्या है? आपकी पढ़ाई का या एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन का कल्मिनेशन क्या है? एग्ज़ाम में सक्सेस। जिस काम को अपने किसी मकसद से करते हैं तो उसकी फाइनल स्टेज जो आती है वो उसका कल्मिनेशन कहलाता है। सक्सेस इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। कामयाबी जो है वो शिखर पॉइंट होती है ना, हाईएस्ट पॉइंट होती है, कल्मिनेशन होती है, फाइनलाइजेशन होता है सालों की मेहनत का और प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस और हार्डवर्क का। ये वर्ड जो है इसकी वर्ब फॉर्म आप आर्टिकल में देखेंगे, कल्मिनेट, कल्मिनेट, है ना। चलिए, अगला वर्ड अपने पास एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब होता है फुर्ती, इसको स्विफ्टनेस भी बोलते हैं। क्विकनेस, प्रॉम्प्टनेस, अलर्टनेस, निम्बलनेस सभी इसके सिनोनिम्स हैं। द एलेक्रिटी ऑफ पुलिसमैन सेव द PM फ्रॉम एन असैसिनेशन अटैक। जो फुर्ती थी पुलिस वालों की, उन्होंने सेव कर दिया हमारे PM को असैसिनेशन के अटैक से, है ना। असैसिनेशन समझते हैं ना, किसी बड़े आदमी की हत्या। तो एलेक्ट्रिटी की वजह से, फुर्ती की वजह से पुलिस वालों की हम जो है PM को बचा पाए। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, एलेक्ट्रिटी, क्विकनेस, फुर्ती, प्रॉम्प्टनेस, निम्बलनेस, है ना। इसके उल्टे भी निकाल सकते हो। एलेक्ट्रिटी का उल्टा होता है सुस्ती। सुस्ती के लिए अपने पास वर्ड है लिथार्जी, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड देखो अपना, मूट। मूट वर्ड का वर्ब फॉर्म में मीनिंग होता है किसी चीज़ को बहुत ध्यान से डिस्कस करना या उसके बारे में सोचना। जैसे कभी कभी सरकार कुछ नया प्लान बना रही होती है कि ये स्कीम लेके आएंगे, CAA एक्ट लेकर के आएंगे, तो पहले मूट करते हैं, डिस्कस या थिंक करते हैं केयरफुली कि इस एक्ट को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, है ना। द UPA गवर्नमेंट mooted द आइडिया ऑफ ए GST सिस्टम एंड द NDA इम्प्लीमेंटेड इट। UPA की सरकार ने ही केयरफुली थिंक या डिस्कस किया था विचार को, ख्याल को GST सिस्टम के, और NDA की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो UPA के दिमाग की देन है GST, और NDA ने इसको बाद में हकीकत बनाया। डेलिब्रेट, वे या कंसीडर इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे मूड, इसका सिनोनिम भी देखेंगे वे। वे का मतलब क्या है? किसी चीज़ को तोलना। भाई आपके पास एक ख्याल है दिमाग में, आप उसको तोल के देखोगे ना, ये ख्याल कितना सही है, काम आएगा या नहीं आएगा, 4 लोगों से पूछोगे, तो ये प्रोसेस ही वे करना कहलाती है। भाई आपके कुछ सोच रहे हो और लोगों से पूछ रहे हो, वे कर रहे हो अपनी जो है ओपिनियन को। वे का मतलब क्या होता है? तोलना। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है एंटेल। टेल मतलब पूंछ, टेल मतलब पूंछ, और एन जो है ये एक प्रीफिक्स होता है वर्ब बनाने के लिए किसी नाउन को। एंटेल का मतलब है किसी चीज़ को जरूरी बनाना, पूंछ बना के। मतलब एक जानवर है, जिस दिशा में वो जा रहा है उसकी पूंछ तो उसके पीछे जाएगी ना। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? एक डॉगी है, डॉगी जा रहा है नॉर्थ में, ऐसा तो नहीं है पूंछ साउथ में जा रही है, जिस तरफ डॉगी उस तरफ पूंछ। तो एंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को जरूरी बना के टेल की तरह पीछे पीछे लाना। अगर सक्सेस सही होती है किसी आदमी को किसी काम में, तो उसमें प्रैक्टिस और हार्डवर्क को वो एंटेल कर देती है अपने आप। प्रैक्टिस हार्डवर्क जो है उसके पीछे पीछे ही आता है सक्सेस के। इसको लीड टू भी बोल सकते हैं आसान भाषा में एंटेल को। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंटेल और लीड टू हार्श पनिशमेंट इन इस्लामिक रिजीम्स। फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं लीड टू करते हैं या एंटेल करते हैं बहुत ही कड़ी पनिशमेंट की तरफ इस्लामिक रिजीम्स में, ऐसी कंट्रीज़ जो इस्लाम के ऊपर चलती है। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड करना मौत की सज़ा के जैसा हो सकता है। रिजल्ट इन भी बोल सकते हैं। ये फ्रेज आर्टिकल में वर्ड आप जो है देखेंगे। इम्प्लीकेट भी इसका सिनोनिम है। चलिए, लास्ट वर्ड है रिपरकशन। सबको आना चाहिए वर्ड, बड़ा ही कॉमन वर्ड है, और इसको स्पेलिंग एरर्स में आप देखोगे कभी कभी। स्पेलिंग देख लो इसकी, रिपरकशन, ठीक है, बोलते हैं इसको रेपरकशन, रिपरकशन। रेपरकशन का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज़ का बुरा परिणाम। इम्प्लीकेशन, साइड इफेक्ट, रेमिफिकेशन सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज ये वर्ड देखेंगे इम्प्लीकेशन आप आर्टिकल में। कोविड-19 लॉकडाउन्स
हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के लॉकडाउन जो हैं उन्होंने ब्रॉट इन किया है बहुत ही ख़राब आर्थिक दुष्परिणामों को, बैड कॉन्सिक्वेंसेस को श्रीलंका नाम के इस देश के लिए। चलिए 5-6 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आ जाएँ आर्टिकल पे। एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। समरी ये है कि यूरोप जो है ना, खास करके यूरोपियन यूनियन जिसमें 28-30 देश हैं, ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे अलग से, ग्रीन टैक्स, कार्बन टैक्स, जिन चीज़ों को बनाने में खूब सारा धुआं लगता है, खूब सारा पोल्यूशन होता है। तो मान लीजिए इंडिया से स्टील जो है, हम स्टील एक्सपोर्ट करते हैं ईयू को, टाटा स्टील आपने सुना हुआ, हमारा जिंदल स्टील, मित्तल स्टील। तो हमारा जिंदल स्टील, टाटा स्टील से, मित्तल स्टील से अगर स्टील यूरोपियन यूनियन के किसी देश में गया तो वहाँ पे उस पर एक अलग से टैक्स लगेगा, नए टाइप का कार्बन टैक्स, जो 20 से लेकर के 50% हो सकता है स्टील की कीमत का। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो है ना ठीक नहीं है। ग्रीन क्रॉस एयर्स में इंडिया और इंडिया जैसी कंट्रीज़ को लिया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। भारत जैसे देशों के पास आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे बिना धुआं छोड़े हम कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकें। तो हमें टाइम तो मिलेगा नहीं और हमारे एक्सपोर्ट जो हैं बुरे से बैडली हिट होंगे। इस पूरे काम को रोकने के लिए भारत सरकार को एक मल्टी प्रोंग्ड काउंटर बनाना होगा, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्सपोर्ट को आप हिट होने से रोक नहीं पाएंगे। समझ गए? काउंटर बनाओ, कुछ जवाब दो इसका, यूरोपियन यूनियन को समझाओ कि 2-3 साल में जो टैक्स लगाने वाले हो मत लगाना, हमारे एक्सपोर्ट बैठ जाएंगे। आज की टोन है एनालाइजिंग और कंसर्न्ड है इस टैक्स को लेके और एनालाइज करके बता रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है। चलिए अब शुरू करें आर्टिकल को। कह रहा है जी, स्टार्टिंग दिस अक्टूबर द यूरोपियन यूनियन और EU proposes to introduce a framework for levying a carbon tax on imports of products that rely on non-green or suboptimally sustainable processes। कह रहा है जी इस अक्टूबर से, स्टार्टिंग दिस अक्टूबर, स्टार्टिंग की जगह पे यहाँ पे मैं फ्रॉम भी लिख सकता था, फ्रॉम दिस अक्टूबर। कह रहा है जी स्टार्ट होते हुए इस अक्टूबर से या इस अक्टूबर से ही, फ्रॉम दिस अक्टूबर, जो EU नाम का एक ग्रुप है, द यूरोपियन यूनियन, जिसके आगे द लगेगा क्योंकि ये ग्रुप है। ये कह रहा है ये प्रपोज करता है, इसने ऐसा प्रपोजल रखा है कि ये इंट्रोड्यूस करेगा एक फ्रेमवर्क को, एक ढांचे को, एक स्ट्रक्चर को। फ्रेमवर्क वर्ड कल ही आपने देखा था आर्टिकल में। अच्छा क्यों भाई, क्यों करेगा इसको इंट्रोड्यूस? ताकि ये लेवी कर सके, इम्पोज कर सके, लगा सके एक कार्बन टैक्स को उन सभी इंपोर्ट्स पे, उन सभी चीज़ों के आयात पे जो ऐसे प्रोडक्ट्स का है जो कि रिलाई ऑन करते हैं, डिपेंड ऑन करते हैं नॉन ग्रीन या सब ऑप्टिमली सस्टेनेबल प्रोसेसेस पे। ऐसी प्रोसेसेस पे, ऐसी प्रक्रियाओं पे जो या तो नॉन ग्रीन है, या तो रिन्यूएबल सोर्सेज पे बेस्ड नहीं है, कोयले वोयले पे बेस्ड है, या फिर सब ऑप्टिमली सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म में टिकाऊ, और सब ऑप्टिमली मतलब जो ऑप्टिमल लेवल पे ना हो। तो जो ऑप्टिमल लेवल पे या सबसे आइडियल लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है, यानी 10 साल के लिए ठीक है लेकिन 100 साल तक आप उस प्रोसेस को नहीं चला सकते। कह रहा है ऐसी प्रोसेस पे जो प्रोडक्ट रिलाई करते हैं। अच्छा और कहाँ होता है? एंड वेयर कार्बन एमिशंस आर डीम टू हैव नॉट बीन एडिक्वेटली प्राइस्ड। जहाँ पे कार्बन एमिशंस माने जाते हैं, कंसीडर्ड होते हैं कि वो एडिक्वेटली प्राइस नहीं है, वहाँ पे ठीक तरीके से, एडिक्वेट तरीके से कीमत नहीं लगाई गई है। कार्बन एमिशंस पे बहुत अच्छे से टैक्स नहीं लगाया गया है। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। अक्टूबर से EU ने ऐसा प्रपोजल रखा है कि ये ले करके आएगा एक ढांचे को, सिस्टम को, फ्रेमवर्क को। अच्छा क्यों लाएगा भाई? 4 लगा के बता रहा है, लगाने के लिए, लेवी करने के लिए, इम्पोज करने के लिए एक कार्बन टैक्स को। अच्छा किस पे लगेगा कार्बन टैक्स? इम्पोर्ट्स पे लगेगा, उन प्रोडक्ट्स के। अच्छा कौन से प्रोडक्ट? कह रहे वो प्रोडक्ट जो EU में इम्पोर्ट होते हैं और जो या तो रिलाई करते हैं नॉन ग्रीन या सब ऑप्टिमली सस्टेनेबल प्रोसेसेस पे, या फिर जहां कार्बन एमिशन जो है वो डीम किया जाता है कि उसके ऊपर टैक्स लगा नहीं हुआ एडिक्वेटली, ठीक तरीके से उनको प्राइस नहीं किया गया। तो इंडिया से कोई प्रोडक्ट EU में जा रहा है, इंडिया में कोई कार्बन टैक्स नहीं है, तो EU में उस पर कार्बन टैक्स लग जाएगा। चाइना से कोई प्रोडक्ट जा रहा है, चाइना में अगर उस पर कार्बन टैक्स लग चुका है, उसकी कीमत में शामिल है, फिर EU उस पर अलग से नहीं लगाएगा। तो EU का ये पूरा का पूरा जो है प्लान है। समझ गए सेंटेंस? यूरोपियन यूनियन की वर्ब है प्रपोजेस, दैट की वर्ब है रिलाई, दैट आया है प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है। रिलाई ऑन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन या अपॉन, अपॉन भी सही है ना। सब ऑप्टिमली आपको बता दिया, जो ऑप्टिमल से नीचे हो, जो आइडियल से कम हो। ऑप्टिमल मतलब एकदम आइडियल, एकदम सही, एकदम मैक्सिमम। सस्टेनेबल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में टिकाऊ, ड्यूरेबल इन द लॉन्ग टर्म। कार्बन एमिशंस की वर्ब है आर डीम्ड,
डीम का मतलब होता है कंसीडर करना, रिगार्ड करना। जहां कार्बन एमिशंस माने जाते हैं कि उन पे सही टैक्स नहीं लगा हुआ, आर डीम टू नॉट हैव बीन एडिक्वेटली प्राइस्ड। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ठीक है, चीज़ों को अपने ब्रेक करके समझेंगे। अब और आगे बढ़ो, और क्या हो रहा है आगे, कह रहा है जी दिस क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और CBAM will begin with an import monitoring mechanism and culminate in the levy of duties as determined from January 26। कह रहे ये जो CBAM नाम का मैकेनिज्म है, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बॉर्डर के पास कार्बन बॉर्डर है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कह रहे जो बॉर्डर के पार से जो सामान आएगा उस पर कुछ आप जो है टैक्स लगा के एडजस्टमेंट करोगे। कह रहे ये CBAM सिस्टम जो है शुरू होगा और किसके साथ, एक इंपोर्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के साथ में, इंपोर्ट को मॉनिटर करने वाले सिस्टम के साथ में, और ये कल्मिनेट इन होगा, ये एंड अप इन होगा, ये लीड टू करेगा, या समझ गए ना कहाँ पहुँचाएगा, ये रिजल्ट इन होगा लेवी में या इम्पोज करने पे ड्यूटीज़ को, टैक्सेस को, जैसा कि डिटर्मिंड होगा जनवरी 2026 से। तो 3 साल 2.5 साल बाद ये टैक्स शुरू होगा। शुरू में एक इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगा EU, उसके बाद में 2026 के अंदर टैक्स लगाना शुरू कर देगा। CBAM की वर्ब है विल बिगिन पहली, और दूसरी वर्ब है विल कम्बिनेट जो है कल्मिनेट इन, रिजल्ट इन, किसी चीज़ का किसी चीज़ में जाके ख़त्म होना। याद है ना ये फ्रेज आपको कल्मिनेट करवाया था, पराकाष्ठा, फाइनल पॉइंट, एंड गेम, फाइनलाइजेशन। बढ़े आगे, इन प्रपोजिशन इसके बाद में फिक्स्ड है। कह रहा था EU आर्ग्यूज दैट द CBAM will ensure its climate objectives are not undermined by carbon intensive imports and spur cleaner production in the rest of the world। कह रहा है जी ये क्यों लगा रहा है EU, कह रहा है EU ये दलील पेश कर रहा है, ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो CBAM है, जो ये पूरा सिस्टम है, ये इंश्योर करेगा इस चीज़ को, ये इस चीज़ को सुनिश्चित करेगा, और किस चीज़ को, इसके क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स अंडरमाइन नहीं होते हैं। यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट को लेकर के जो टारगेट हैं वो कमज़ोर नहीं होते हैं, और किसके द्वारा, कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स के द्वारा, ऐसे इंपोर्ट्स की वजह से जिनमें कार्बन बड़ा यूज़ हुआ है, जिनको बनाने में बड़ा सारा कोयला जला हुआ है। तो ये इन्होंने आर्गूमेंट पेश किया है कि हमारे कार्बन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें कार्बन न्यूट्रल होना है 2050 तक, तो हम इंपोर्ट भी ऐसे नहीं करेंगे जिसमें कार्बन यूज़ होता हो, हम उसको समझ गए ना, अंडरमाइन नहीं करना चाहते हैं अपने टारगेट को। और दूसरा क्या चाहता है, दूसरा कह रहा है जी CBAM स्पर करेगा, इंस्टिगेट या मोटिवेट करेगा क्लीनर प्रोडक्शन को पूरी दुनिया में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो हमारे साथ साथ दुनिया में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगेगा इस सिस्टम की वजह से। तो ये है जो है EU के आर्गूमेंट्स। EU आर्ग्यूज दैट CBAM विल इंश्योर एंड CBAM विल स्पर क्लीनर प्रोडक्शन। चलिए EU की वर्ब आर्ग्यूज होगी, CBAM की दोनों वर्ब होगी, विल इंश्योर, विल स्पर। स्पर का मतलब होता है इंसाइट, इंस्टिगेट करना, मोटिवेट करना, इंकरेज करना किसी चीज़ को। अच्छा, टारगेट ऑब्जेक्टिव्स की वर्ब है आर नॉट अंडरमाइंड। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, वीकन करना, होलो आउट करना, है ना। अंडरमाइन वर्ड बहुत बार करवाया आपको, इसलिए आज की वोकैब में मैंने ऐड नहीं किया। चलिए, कह रहे दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू सम ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स टू द ट्रेडिंग ब्लॉक इंक्लूडिंग आयरन ओर एंड स्टील, with carbon levies estimated to range from 19.8% to 52.7%। अब कह रहा है ये जो पूरा ड्रामा हो रहा है ना कार्बन के नाम पे दुनिया पे टैक्स लगाने का, ये ड्रामा जो है ये पोज करता है, खड़ा करता है एक बहुत ही बड़ी चुनौती को, सम ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स को, इंडिया के कुछ एक बिगेस्ट जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, जो इस ट्रेडिंग ब्लॉक को जाती हैं, EU नाम के ट्रेडिंग पार्टनर को जाती हैं। ये ब्लॉक ही है ना, कई कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो हमारे कई सारे एक्सपोर्ट जो जाते हैं EU को, उनको एक बहुत बड़ी थ्रेट को ये खड़ा करता है, पोज करता है ड्रामा, जिसमें शामिल क्या है, आयरन ओर यानी कच्चा लोहा और स्टील। कह रहे और ये सब सारा काम होगा साथ ही विद कार्बन लेवी के, कार्बन टैक्सेस के, जो एस्टिमेटेड होंगे कि वो रेंज फ्रॉम करेंगे 19.8% से 52.7%। तो इतना अपने ऊपर जो है ना कार्बन टैक्स लग सकता है। तो इतनी सारी थ्रेट अपनी स्टील और आयरन की इंडस्ट्री के अंदर अब आपको देखने को मिलेगी। दिस की वर्ब है पॉजिस। पोज का मतलब है खड़ा करना। खड़ा करने का मतलब ये नहीं है हाथ खड़ा कर दिया तो पोज वर्ड को यूज़ कर दिया। पोज का मतलब होता है सवाल खड़ा करना, क्वेश्चन खड़ा करना, रिस्क खड़ा करना, डाउट खड़ा करना, डेंजर खड़ा करना, ऐसी चीज़ें जो इनटेंजिबल हों, जिनको छू ना सकें और जो नेगेटिव नेचर की हों, उनको खड़ा करने के लिए पोज वर्ब को यूज़ करते हैं। बढ़ेंगे आगे। कह रहे जी ड्यूरिंग, एक सेकेंड है ना, कह रहे ड्यूरिंग अ विजिट टू फ्रांस in early April, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said it was too early to gauge the tax impact on Indian exports
एज ऑपरेशनल क्लैरिटी वॉज येट टू इमर्ज। कह रहा है जी एक विजिट में, एक दौरे में जो था फ्रांस का अप्रैल की शुरुआत में, कह रहा है ऐसे एक दौरे के दौरान है ना, विजिट के दौरान कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल है उन्होंने ये कहा कि ये अभी बहुत जल्दी होगा, इट वॉज टू अर्ली, कि हम कैसे गेज करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे इस टैक्स के इम्पैक्ट को भारत के एक्सपोर्ट्स पे। उन्होंने यही बोला एक महीना पहले कि अभी हम अच्छे तरीके से बता नहीं सकते कि टैक्स का इम्पैक्ट क्या होगा, एक महीना पहले बोला था। कह रहे क्योंकि जो ऑपरेशनल क्लैरिटी है, कैसे ये ऑपरेशन करेगा, ये जो है क्लैरिटी है, ये अभी येट टू इमर्ज थी, अभी तक ये आनी बाकी थी। तो ये बिल्कुल भी है ना बेपरवाह दिख रहे थे एक महीना पहले, इनको यूँ लग रहा था कि क्या टैक्स है, होगा कुछ, लगेगा तब देखेंगे। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है वॉज। गेज का करना मतलब होता है मेज़र करना, किसी चीज़ को अनुमान लगाना, किसी चीज़ को, ठीक है ना, क्वांटिफाई या डिटर्मिन करना। क्लैरिटी की वर्ब है वॉज। यहाँ पे ग्रामर रूल है, आगे पढ़ेंगे इसको, एक बार पूरा कर लेते हैं अपने ये वाला जो है पैराग्राफ। कह रहे हैं बाय लास्ट थर्सडे टॉप ट्रेड ऑफिशियल्स वर मोर असर्टिव एंड टर्म्ड टैकलिंग दिस रिस्क एज वन ऑफ द टॉप आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट्स एजेंडा विद सेवरल ऑप्शंस बीइंग एक्सप्लोर्ड। कह रहे लेकिन एक महीने में हवा निकल गई सबकी। जैसे ही ईयू ने बोला कि अब तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, तो एक महीने में क्या हुआ, पिछले गुरुवार तक जो ट्रेड ऑफिशियल्स हैं, भारत के व्यापार मिनिस्ट्री के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, है ना, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के, वो और ज़्यादा असर्टिव या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, कॉन्फिडेंट हो गए थे। असर्टिव होता है मतलब किसी चीज़ को लेकर के एकदम, अब वो हो जाते हैं ना कि हाँ भाई इसका तो हमें सामना करना है, इस चीज़ को तो हमें जो है अच्छे से डील विद करना है। तो असर्टिव हो गए थे, डिटर्मिन्ड या एग्रेसिव हो गए थे, और उन्होंने टर्म कर दिया, नाम दे दिया, टैकल करना है इस रिस्क को। और क्या नाम दिया, वन ऑफ टॉप आइटम्स इसको टर्म कर दिया, सबसे बड़ी आइटम में से एक आइटम कर दिया जो है गवर्नमेंट के एजेंडा पे। और ये सारा काम हुआ है कई ऑप्शंस के एक्सप्लोर होने के साथ ही, कई दूसरे ऑप्शंस को हम कंसीडर कर रहे हैं इस चीज़ के साथ ही। तो एक महीने में टॉप ऑफिशियल्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम तो इस मामले को गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एजेंडा मान रहे हैं और इस पर हम पूरे तरीके से अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मामला एक महीने में इतना गंभीर हो चला है। ऑफिशियल्स की वर्ब है वर, दूसरी वर्ब है टर्म्ड। ऑफिशियल्स वर असर्टिव, है ना, और ऑफिशियल्स टर्म्ड। टर्म करना नेम, कंसीडर और ब्रांड। टर्म, नेम, कंसीडर और ब्रांड चारों वर्ब अपने बाद एज नहीं लेती, लगाया हुआ है इसने, लेकिन टेक्निकली ये गलत है। टर्म समथिंग, नेम समथिंग, कंसीडर समथिंग, ब्रांड समथिंग, इनके बाद में एज को, एसएससी बैंक का पेपर दे रहे हो तो एज को नहीं लगाना है। चलिए असर्टिव आप देख चुके हैं, डिटर्मिन्ड, कॉन्फिडेंट या एग्रेसिव। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जल्दी से आपको करवा देते हैं। इम्पैक्ट के बाद में ऑन लगा हुआ है, लेकिन हमेशा ऑन नहीं लगेगा। तो ये कैसे पता लगेगा भाई कब लगाना है कब नहीं लगाना, ये आपको पता लगेगा इस रूल से जो रखा हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और ये रूल क्या कहता है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, एक सेकेंड इसको मैं छोटा कर दूँ थोड़ा, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म जो है एक जैसी है। स्ट्रेस, अटैक, ऑर्डर, इम्पैक्ट, हीड, एम्फसिस, इन वर्ब्स को बड़े ध्यान से यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में ये वर्ब बन के आएंगी तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी, लेकिन अगर ये नाउन बन के आएंगी, वर्ब्स नाउन फॉर्म में आएंगी, तो फॉर्म तो इनकी वही होगी, उस केस में अपने बाद में ये अपना अपना प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, वो ज़रूर से लेंगी। तो इम्पैक्ट जो है वो वर्ब फॉर्म में नो प्रेपोजिशन, लेकिन इम्पैक्ट जो है नाउन फॉर्म में अपने बाद ऑन लेने वाला है। समझ पा रहे हो ना, कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सबको करवा चुके हैं और बहुत बार हो चुका है पुरानी क्लासेस में। बस आपको ये शीट दिखानी थी और इन वर्ड्स को रिमाइंड करवाना था। अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो इम्पैक्ट आपको एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। गेज द टैक्सेस इम्पैक्ट, भाई पजेसिव लगा हुआ है, आगे नाउन रखा हुआ है, एडजेक्टिव पजेसिव और नाउन साथ में, तो नाउन इम्पैक्ट अपने बाद में ऑन ले रहा है। लेकिन अगर ये वर्ब होता तो उस केस में इम्पैक्ट के बाद में नो प्रेपोजिशन आपको यूज़ करनी थी, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी थी। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, आज के क्विज़ में यूज़ होगा। और ये सारे वर्ड्स ऐसे ही चलेंगे, 10 आपके सामने लिख दिए, इनको दिमाग में ज़रूर से बिठा लेना, 10 है या 12 देख लो, है ना। चलो अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, सरकार के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। कह रहा है जी इट इज़ क्रिटिकल दैट द सेंटर रिएक्ट्स विद ग्रेटर अलैक्रिटी to what may be considered by some as a sophisticated trade barrier doused in greenwashing optics proposed by the EU। कह रहा है बड़ा ज़रूरी है, क्रिटिकल है,
दैट वो ये कि सेंटर रिएक्ट करे, सेंटर अपनी प्रतिक्रिया दे, गवर्नमेंट बहुत अच्छी इलेक्ट्रिटी के साथ में, बड़ी फुर्ती के साथ में, टाइम ना लगाए इस पर, कहीं 2 साल सेंटर जो है बयान देने पे लगा दे इस पर, ऐसा कुछ नहीं, रिएक्ट करे बड़ी फुर्ती के साथ में। और किसके सामने रिएक्ट करे भाई? सेंटर रिएक्ट करे, टूल लगा के बता रहा है, एक ऐसी चीज़ को वट जो कंसीडर्ड की जा सकती है कुछ लोगों के द्वारा, और क्या, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही एडवांस्ड, एक बहुत ही रिफाइंड ट्रेड बैरियर, यानी ट्रेड को लेकर के एक बैरियर जो डाउज्ड है, जो डूबा हुआ है, जो इमर्स्ड है ग्रीन वॉशिंग ऑप्टिक्स में। ये क्या होता है भाई? ऑप्टिक का मतलब होता है परसेप्शन या नज़ारा, और ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रीन कलर में वॉश करना, किसी चीज़ को कार्बन फ्रेंडली जो है बना करके दिखाना। कह रहा है जी बहुत ज़रूरी है कि सरकार इसको इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्ट करे, एक ऐसी चीज़ को जो कुछ लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक बहुत ही एडवांस सा ट्रेड बैरियर है, जिसको यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन वॉश करके ऑप्टिक्स में दिखाया है, ग्रीन वॉश नज़ारे के साथ में दिखाया है, जो उस नज़ारे में डूबा हुआ है या छुपा हुआ है। भाई काम तो ये कुछ और, ये तो ट्रेड बैरियर लगाना चाह रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि हम जो है ग्रीन वॉशिंग करेंगे, मतलब समझ गए ना, किसी चीज़ को ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रपोज्ड बाय द EU है। थोड़ा सा मुश्किल जो है सेंटेंस है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसका मीनिंग समझ चुके हैं। डाउज का मतलब होता है डूबा हुआ, अंदर तो कुछ और है, ये ट्रेड बैरियर है, पर बाहर इसको डुबा के दिखाया है ऐसी चटनी में जो ऑप्टिक्स नज़ारे की है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को प्रमोट करने की, ग्रीन वॉशिंग ऑप्टिक्स की। इट की वर्ब है इज, सेंटर की वर्ब है रिएक्ट्स, वट की वर्ब है मे बी कंसीडर्ड। वट क्यों लगा है? क्योंकि टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भी आपको एक एंटीसीडेंट ना मिले सेंटेंस में तो आप वट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। एंटीसीडेंट मिल जाए तो हु, विच, दैट, नहीं मिले तो वट। ये कॉन्सेप्ट आपको 3-4 दिन पहले करवाया था। सोफिस्टिकेटेड होता है एडवांस्ड, है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। डाउज्ड मतलब डूबा हुआ, इमर्स्ड, इमर्स्ड इसको सही मीनिंग इसके लिख देंगे अपने यहाँ पे। डाउज का मतलब होता है डूबा हुआ या इमर्स्ड। चलिए, ग्रीन वॉशिंग ऑप्टिक्स आपने देख लिया। कह रहे लास्ट ईयर अबाउट a third of India's iron, steel and aluminium experts for instance were shipped to EU members। कह रहे पिछले साल 1/3 जो इंडिया के आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट्स थे, कह रहा एग्जाम्पल के लिए वो शिप किए गए थे EU मेंबर्स को। तो हमारा 33% एक्सपोर्ट्स EU को हो रहा है। इतना बड़ा एक्सपोर्ट का हिस्सा हमारा जो है अब आप हिट होता हुआ देखेंगे इस कार्बन टैक्स की वजह से। एक्सपोर्ट्स की वर्ब है वर शिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे छोटा सा, आपको फटाफट दिखा देते हैं। अ थर्ड जो ये लिखा हुआ है ना, अ थर्ड, इसका मतलब होता है 1/3। और जब भी आपको ऐसा रेशो मिले सेंटेंस में 1/3, 2/5, 3/6, अगर ऊपर 1 आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो उस रेशो को सिंगुलर रखना है, अदरवाइज उसको प्लूरल रखना है। बात समझ रहे हो? अगर 1/3 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में 1 आ गया ना, तो 1/3 लिखोगे, इसको सिंगुलर रखोगे। मान लो 5/3 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में 1 नहीं आ रहा, तो इसको 5/3 लिखना पड़ेगा, इसके आगे एस लगाना पड़ेगा। तो 1/3 ऑफ द प्लेयर, 1/3 ऑफ द प्लेयर्स हैव या हैज़ क्वालिफाइड। 1/3 प्लेयर्स ने क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पे 1/3 गलत है, ऊपर 1 आ रहा है, इस एस को निकालो और इसको 1/3 लिखो। वैसे ही 3/5 ऑफ द वाटर, 3/5 जो वाटर है इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में, ये रेन से यानी बरसातों से इकट्ठा किया गया है। तो 3/5 ना, तो ये 5th लिखना पड़ेगा, आगे आपको एस लगाना पड़ेगा। द प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है, ये दोनों समझ गए ना। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट क्या है। भाई आपने इस रेशो को, प्रोपोर्शन को तो पकड़ लिया, इसकी वर्ब जो है ना 1/3, 3/5, 5/7, इनकी वर्ब जो है ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से लगेगी। नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यही चीज़ आप इन सारे रेशोज़ और परसेंटेज और प्रोपोर्शन नाम के वर्ड के साथ में भी करते हैं। 1/3 जो है ना, इसकी वर्ब जो है 1/3 डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है प्लेयर्स। प्लेयर्स प्लूरल है तो वर्ब जो है प्लूरल लगेगी। समझ रहे हो बात? ये बताना चाह रहा हूँ आपको। 3/5 की वर्ब 3/5 डिसाइड नहीं करेगा, ये करेगा ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो कि है वाटर। वाटर अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर होगी। और वैसे ही प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन यानी एक हिस्सा, प्रोपोर्शन वर्ड भी अपने बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से अपनी वर्ब लेता है। इसके बाद में नाउन आ रहा है कैटल, कैटल प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल होगी। और उसी तरीके से परसेंटेज नाम का वर्ड 80%, 20%, इसकी खुद की कोई वर्ब नहीं है। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में जो स्टॉक नाम का नाउन आ रहा है, स्टॉक को काउंट नहीं कर सकते तो वर्ब होगी सिंगुलर। समझ गए? थोड़ा दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपको मैंने बता दिया। परसेंटेज, पोर्शन और कोई रेशो, तीनों की वर्ब उनके हिसाब से नहीं आती हैं। इनके पास ताकत ही नहीं है वर्ब लेने की। जो नाउन रखा होता है उसकी वर्ब को ही
अपनी वर्ब ये मान लेते हैं। और जो रेशो का फॉर्म होगा वो होगा एस लगा करके, अगर ऊपर 1 ना आ रहा हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा हो न्यूमरेटर में, तो आप पीछे एस को लगाना जरूर जो है आपको लगाना पड़ेगा। चलिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट आपको मिक्स करके एक साथ बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में पूछे गए आपसे। आगे कह रहा है जी, engineering products the largest export growth driver in recent years would be impacted too। कह रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ग्रोथ का ड्राइवर है हाल के कुछ सालों में, इन पे भी इम्पैक्ट लगने वाला है, इन पे भी असर आप देखेंगे। और क्या होगा, कह रहा है जी larger players across sectors are gradually turning to greener technologies but the transition needs time। कह रहे बड़े बड़े प्लेयर जो हैं हर सेक्टर में, अक्रॉस सेक्टर्स, वो धीरे धीरे टर्न टू हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, हरी या रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। कह रहे लेकिन ये ट्रांजिशन जो है, जो ये शिफ्ट है, बदलाव है, इसको थोड़े वक्त की ज़रूरत है। हाथों हाथ हम कोयले को जला करके रिन्यूएबल कोयला जलाना जो है बंद नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, मित्तल स्टील हो चाहे टाटा स्टील हो। प्लेयर्स की वर्ब है आर, ट्रांजिशन यानी बदलाव या शिफ्ट की वर्ब है नीड्स। अब ये डैश लगा के आपको बताया बदलाव को टाइम कैसे चाहिए होगा। कह रहा है इवन मोर सो फॉर स्मॉलर बिजनेसेस टू मूव अवे फ्रॉम लेगेसी कार्बन हैवी टेक्नोलॉजीज सच एज ब्लास्ट फर्नेसेस फॉर स्टील मेकिंग। कह रहा है ये और भी ज़्यादा, इवन मोर सो मतलब और भी ज़्यादा। कह रहा है ये और भी ज़्यादा जो है छोटे बिजनेसेस के लिए ट्रू है ये बात, कि वो कैसे मूव करेंगे अवे यानी दूर, ऐसे कार्बन हैवी टेक्नोलॉजीज से जो लेगेसी हैं, जो पुरानी हैं, जो हमें विरासत में मिली हैं, है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। तो ऐसी कार्बन हैवी टेक्नोलॉजीज से, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेसेस जो होती हैं स्टील की मेकिंग में। आ रही बात समझ में? तो ये पूरे ट्रांजिशन को बहुत टाइम चाहिए, और छोटे बिजनेसेस को तो और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम अभी भी कोयला जला के ही अपना पूरा मिनरल जो है सेक्टर को चला रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को कर पा रहे हैं। प्लेयर्स की वर्ब होगी आर टर्निंग, ट्रांजिशन की वर्ब है नीड्स टाइम, लेगेसी कार्बन हैवी टेक्नोलॉजी मतलब विरासत में मिली हुई पुरानी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कार्बन के ऊपर डिपेंड करती हैं, कोयले को जलाने पे डिपेंड करती हैं। इवन मोर सो मतलब और भी ज़्यादा। कह रहा है जी द EU बिलीव्स द कार्बन टैक्स इज कंपैटिबल विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स बट इंडिया इज़ लुकिंग टू चैलेंज दैट। कह रहे EU ऐसा भी मानता है, उसका ऐसा भी बिलीव है कि जो इसका कार्बन टैक्स है ना, वो कंपैटिबल विद है, वो बिल्कुल सुसंगत है, बिल्कुल अकॉर्डेंस में है, बिल्कुल अग्रीमेंट में है, हार्मनी में है। और किसके साथ में? WTO की नॉर्म्स के साथ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानूनों के साथ में। कह रहे लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है, लुक कर रहा है, सोच रहा है चैलेंज करने की इस बात को। इंडिया यही चैलेंज करेगा इसको कि आप WTO के हिसाब से सही नहीं कर रहे हो, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो इस टैक्स की जरिए। EU की वर्ब है बिलीव्स, टैक्स की वर्ब है इज़, कंपैटिबल का मतलब होना कि दो चीज़ों का आपसी में, समझ गए ना, हार्मनी में होना। भाई जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ये टैक्स है, तो टैक्स और नॉर्म्स एक दूसरे से कंपैटिबल हो जाएंगी, एग्रीमेंट में आ जाएंगी। इंडिया की वर्ब है इज़ लुकिंग। It may also flag the incompatibility with the UN's climate change framework, which moots common but differentiated responsibilities for developed and developing nation। अब कह रहे WTO की नॉर्म्स ही नहीं, इंडिया हो सकता है साथ ही साथ फ्लैग कर दे। फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, जो नेगेटिव चीज़ है उसकी तरफ इंडिकेशन देना। इंडिया हो सकता है साथ ही साथ इंडिकेट कर दे इनकम्पैटिबिलिटी को, आपसी कॉन्ट्राडिक्शन को, डिसएग्रीमेंट को। और किसके साथ में? UN के क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क के साथ में। वही फ्रेमवर्क, वही ढांचा जो इस चीज़ को मूट करता है, इस चीज़ को कंसीडर करता है, सजेस्ट करता है कि आपकी कॉमन लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, आपकी एक जैसी लेकिन अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो ये जो UNCF जो है ना फ्रेमवर्क, ये यही बोलता है कि दुनिया का हर देश कोयला जलाना कम करेगा, लेकिन कौन कितना कम करेगा ये आपका डिपेंड करेगा, आप कितने बड़े देश हैं, कितने डेवलप्ड देश हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है कोयले को कम करने की, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जो हैं उनको अभी छूट ज़्यादा मिली हुई है, वो थोड़ा जला सकती हैं। डेवलप्ड कंट्री जो है उनको ज़्यादा कमी करनी है अपने कोयले को जलाने के जो है इंटेंसिटी में। तो हमारी कॉमन लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है लेकिन सबकी अलग अलग इंटेंसिटी के साथ है। तो ये फ्रेमवर्क के हिसाब से भी ये जो है ना EU का रूल जो है गलत है, इसको भी हम फ्लैग करेंगे। भाई यूरोप जो है हो सकता है अफोर्ड कर सके ऐसा जो है कच्चा माल जो जिसके अंदर कोयला जो है ना जलाओ, लेकिन इंडिया कैसे अफोर्ड करेगा ऐसा माल को एक्सपोर्ट करना जिसको बिना कोयले के हम जला सकें। तो इट की वर्ब है मे फ्लैग, इट आया इंडिया के लिए।
विच की वर्ब है मूड्स। मूड का मतलब होता है कंसीडर करना, वे करना, किसी चीज़ को बहुत सोच विचार करके किसी चीज़ को सबके सामने रखना। इनकम्पैटिबिलिटी बता दिया आपको, आपसी डिसएग्रीमेंट। डिफ्रेंशिएटेड मतलब डिफरेंस वाला, है ना, मेरे को तो 30% कम करना है, आपको 50% कम करना है ना, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कह रहा है बट इवन दीज आर्ग्यूमेंट्स आर अपहेल्ड, दीज टू एवेन्यूज लैक इन्फोर्समेंट ऑप्शंस। कह रहे लेकिन दिक्कत एक और भी है, अगर ये आर्ग्यूमेंट्स अपहेल्ड भी होते हैं, ये सारी दलीलें मान भी ली जाती हैं, मेंटेन्ड भी की जाती हैं, तो ये दोनों एवेन्यूज़ जो है ना, ये दोनों जो रास्ते हमारे पास हैं, जो चारे हमारे पास है, एवेन्यू मतलब किसी काम को करने का रास्ता या चारा, ये लैक करते हैं, इनमें कमी है इन्फोर्समेंट ऑप्शंस की। ये दोनों जो हम दलील पेश कर रहे हैं ना, इससे हम इस टैक्स को रोक नहीं पाएंगे, भले कितनी ही ये वैलिड आर्गूमेंट हो, इससे टैक्स रोकना बड़ा मुश्किल है। आर्गूमेंट्स की वर्ब है आर अपहेल्ड, एवेन्यूज़ की वर्ब है लैक। कह रहा और इससे क्या होता है, कह रहा सो अ थ्रेट ऑफ रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन EU इंपोर्ट्स इज बीइंग वेट। कह रहा इसलिए एक थ्रेट जो है, एक चुनौती जो है रिटेलिएटरी टैरिफ्स की, ऐसे टैरिफ की, ऐसे टैक्स की जो हम रिटेलिएशन में लगाएंगे, जो हम बदले में लगाएंगे सामने, और किस पे, EU से आने वाले इंपोर्ट्स पे। कह रहा है इसको भी वे किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, मूड किया जा रहा है। इंडिया रोक तो सकता नहीं EU को कि आप टैक्स मत लगाओ, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम EU को बोल दें कि तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। रिटेलिएटरी टैरिफ जो है उसको हम वे करके EU के सामने रख रहे हैं, इसको सोचा जा रहा है। और ये कब हो रहा है, इवन एज प्लान्स आर अफुट टू क्वान्टिफाई द वेरियस कार्बन टैक्सेस लेविड इन इंडिया। यहाँ तक कि जबकि दूसरी तरफ, इवन एज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ, कह रहे वहीं दूसरी तरफ प्लान्स जो हैं अफुट हैं, अंडर गोइंग है, चल रहे हैं कि हम क्वांटिफाई करें, हम डिटरमिन करें, क्वांटिटी निकालें वेरियस कार्बन टैक्सेस की जो लेवी किए जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया अपने टैक्स भी गिन रहा है, हमने कितने लगाए हैं, EU हमारे और टैक्स कितने लगाएगा, अपना खुद का पोजीशन को भी चेक कर रहा है, साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि हम भी तो EU के ऊपर लगा सकते हैं, है ना, उस पॉसिबिलिटी को भी वे कर रहा है। दोनों काम ही इंडिया साथ में कर रहा है, अपने आप के इम्पैक्ट को असेस कर रहा है और सामने वाले को जवाब देने को कैसे दिया जाना है उसको भी सोच रहा है। थ्रेट की वर्ब है इज़ बीइंग वेट, वे करना, कंसीडर करना, किसी चीज़ को तोलना। प्लान्स की वर्ब है आर। अफुट का मतलब होता है कोई चीज़ अपने फुट पे है, अपने पाँवों पे है, आगे बढ़ रही है, यानी कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, अंडर गोइंग है ना। कोई भी चीज़ चल रही होती है तो वो अफुट होती है। जैसे आपकी तैयारी है SSC की बैंक की, योर प्रिपरेशन इज़ अफुट, अभी चल रही है ना, अंडर वे, अंडर गोइंग है, आप क्लास ले रहे हो, अफुट है। चलिए, रिटेलिएटरी मतलब जो रिटेलिएशन में यानी जवाबी हमले में कोई काम किया जाए, रिटेलिएटरी टैरिफ्स। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये। कोशिश यही कर रहे हैं कि हर वर्ड को ब्रेक करके, हर सेंटेंस को ब्रेक करके आपको स्ट्रक्चर समझा दी जाए। फिर कितना भी मुश्किल हो, ब्रेक करने के बाद तो फिर छोटे छोटे पार्ट रह जाते हैं ना। कह रहे जी, हैविंग पोजीशन इटसेल्फ एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया मस्ट प्ले दैट पार्ट टू द हिल्ट while at the helm of the G20 this year and galvanize other nations to take on the EU's carbon tax framework। कह रहे जी, पोजीशन करने के बाद में अपने आप को, हैविंग पोजीशन यहाँ पे है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक काम के होने के बाद जब दूसरा काम होता है तो पहले काम को परफेक्ट पार्टिसिपल में बताते हैं। कह रहा है जी, पोजीशन करने के बाद में, दिखाने के बाद में या रखने के बाद में खुद को, और कैसे, वॉइस के तौर पे ग्लोबल साउथ की। देखिए, साउथ का मतलब है दुनिया में डेवलपिंग देश, गरीब देश, नॉर्थ का मतलब है अमीर देश, ग्लोबल साउथ का मतलब है पूरी दुनिया के डेवलपिंग देश, है ना, इंटरनेशनल साउथ हो गया। साउथ समझ रहे हो ना, फिगरेटिव वर्ड है गरीब देशों के लिए दुनिया में। कह रहे जी, अपने आप को गरीब देशों की वॉइस यानी आवाज़ के तौर पे पोजीशन कर चुकने के बाद में होगा क्या। कह रहे जी, सबकी नेता बनने के बाद में अब इंडिया को प्ले करना पड़ेगा इस पार्ट को, इस हिस्से को, ये जो ऊपर हम बात कर रहे हैं। और कैसे करना पड़ेगा, पूरे तरीके से टू द हिल्ट। टू द हिल्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फुल्ली या थोरोली। अपने भूमिका को अच्छे से निभाना पड़ेगा दुनिया की नेतागिरी का जिम्मा लेने के बाद। और कब, कह रहे जब ये हेल्म पे होगा, जब ये कमांड या अथॉरिटी पे होगा, एट द हेल्म ऑफ होगा G20 के इस साल। और इंडिया को गैल्वनाइज करना पड़ेगा, अट्रैक्ट या मोटिवेट करना पड़ेगा दूसरे नेशंस को कि वो टेक ऑन करें, वो सामना करें EU के कार्बन टैक्स के फ्रेमवर्क का, कार्बन टैक्स के ढांचे का। तो इंडिया को सच में दुनिया के ग्लोबल साउथ की आवाज़ माना जाता है। सारी वो कंट्रीज़ जिनकी GDP अभी ग्रो कर रही है तेज़ी से, इंडिया उनकी नेतागिरी करता है, उनको डोमिनेट करके उनकी बात को सबके सामने रखता है ना। तो कह रहा है अपने ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, अपने पोजीशन कर चुके हैं खुद को, अब हमारा ही काम है इस EU के टैक्स को अच्छे से टू द हिल्ट इसको एड्रेस करना, हमारे रोल को निभाना।
जब हम G20 की इस बार अगुवाई कर रहे होंगे और वहाँ पे हम गैल्वेनाइज करेंगे दूसरे सभी देशों को कि वो भी EU के सामने खड़े हो जाएं, इस टैक्स के फ्रेमवर्क के सामने, समझ गए ना, टेक ऑन करें इसको, मतलब इससे जो है सवाल जवाब करें, इसको सामना करें। चलिए, इंडिया की वर्ब है मस्ट प्ले और दूसरी वर्ब है मस्ट गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट या स्टिमुलेट करना कि ये करो, आप ऐसा करना चाहिए आपको, है ना। मोटिवेशन के साथ में जब कोई काम किसी से करवाते हो तो उसको गैल्वेनाइज करके आप बताते हैं, गैल्वेनाइज वर्ड से बताते हैं। एट द हेल्म ऑफ, ये फ्रेज आप जानते हैं, हेल्म का मतलब होता है कमांड। व्हेन यू आर एट द हेल्म ऑफ, तब आप जहाज के स्टेयरिंग व्हील के हाथ जो है अपने हाथ में लेके बैठे हैं, जहाँ जहाज मोड़ेंगे वहाँ जहाज मुड़ जाएगा। इंडिया इस साल G20 के हेल्म में है, G20 की प्रेसिडेंटशिप है, जो चाहेंगे G20 में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा मुश्किल था लेकिन चलो। हैविंग पोजीशन यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है, पर क्लास लंबी हो रही है तो इस कॉन्सेप्ट को आप खुद से कवर करें, अगली क्लास में फिर से इस कॉन्सेप्ट को ले लेंगे। हैविंग V3 और हैविंग बीन V3 में क्या फ़र्क होता है परफेक्ट पार्टिसिपल की एक्टिव और पैसिव फॉर्म में। बहुत बार हो चुका है कॉन्सेप्ट, यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ये तीनों सेंटेंस भी आपको सही करने हैं, हो सके तो इनको सही करना। फिर से इस कॉन्सेप्ट को किसी क्लास में डिटेल में लेंगे। बहुत चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो एक क्लास में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कह रहा है जी, दिस चैम्पियनिंग नीड नॉट रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन कंसर्न्स बट द फार वर्स implications द CBAM entails for poorer countries, many of whom rely morely heavily on मिनरल रिसोर्सेज दैन इंडिया डस। कह रहे ये जो चैम्पियनिंग है, चैम्पियनिंग क्या होता है, किसी काम में अच्छे से मास्टरी करना या किसी काम की अगुवाई करना। कह रहे ये जो नेतागिरी का काम है ना, जो इंडिया करना चाहेगा, जो इसको करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है रिवॉल्व अराउंड करे, चारों तरफ घूमे, इसके खुद के कंसर्न्स के। ज़रूरी नहीं है इंडिया इसमें अपना सेल्फिश पना दिखाए, अपनी ही बात करे, लेकिन ये जो फार वर्स इम्प्लीकेशंस हैं उनके भी रिवॉल्व अराउंड कर सकता है। बहुत ख़राब दुष्परिणाम है उनके चारों तरफ भी ये घूम सकता है, जो सीवम इंटेल करता है, जो सीवम लीड टू करता है गरीब देशों के लिए। और उनमें से वो देश जिनमें से ज़्यादातर रिलाई ऑन करते हैं मिनरल रिसोर्सेज पे, खनिज पदार्थों पे, बजाय इंडिया के जितना इंडिया करता है देन इंडिया डस। आ रही बात समझ में? तो सिर्फ हमारे लिए हमें नहीं करना है, हर उस कंट्री के लिए करना है जो इंडिया की पोजीशन में खड़ा है। कई ऐसी कंट्रीज़ भी हैं अफ्रीका की जिन पे और ज़्यादा दुष्परिणाम इस टैक्स के लगेंगे, जो और ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं जितना इंडिया करता है। हमें उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए G20 में। आ रही बात समझ में? चैम्परिंग नीड नॉट रिवॉल्व, चैम्परिंग को रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रिवॉल्व अराउंड करना मतलब एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है। इम्प्लीकेशन मतलब लॉन्ग टर्म जो है दुष्परिणाम, है ना, बैड कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में। CBAM की वर्ब है इंटेल का मतलब आप जानते हैं लीड टू, है ना, लीड टू। मैनी की वर्ब है रिलाई, मैनी आया है कंट्रीज़ के लिए। रिलाई हैविली ऑन, रिलाई ऑन, है ना, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, ये ऑन प्रपोजिशन फिक्स्ड है। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। जल्दी से आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्विज़ को पढ़ो अच्छे से, खुद से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन कौन से कमज़ोर एस्पेक्ट हैं भारत की इंडस्ट्री के जिन पर बुरा प्रभाव होगा EU के कार्बन टैक्स का। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें भारत की कमजोरियां हैं, कमजोरियां आपसे पूछी गई हैं। भाई पहली कमजोरी ये है कि हमारे एल्युमिनियम स्टील पे एक्सपोर्ट पे हिट लगेगा, या दूसरी कमजोरी ये है कि हमारा टैक्स जो है हमारे रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट कॉस्ट है उसको बढ़ा देगा, या फिर हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अभी भी काफ़ी दूर हैं कार्बन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्शन की होती हैं। कार्बन एफिशिएंट मतलब जिसमें कार्बन कम यूज़ हो, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो। तो हमारी कमियों को आपको बताना है। हो सकता है A और B दोनों हो सकता है A और C दोनों हो। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच कर लेना इसको। सेकंड में आपसे पूछा है, इनमें से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सजेस्टेड मेजर नहीं है, जो रेकमेंडेड कदम नहीं है, जो इंडिया को लेना चाहिए इस टैक्स के प्रभाव को कम करने के लिए। कौन सी चीज़ इंडिया को नहीं करनी चाहिए? इंडिया को सामने से टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इंडिया को अपना नया बाज़ार, नई मार्केट नहीं ढूंढनी चाहिए, इंडिया को ऐसा टैक्स जो है इसको ग्लोबल इकोनॉमिक फोरा पे यानी प्लेटफॉर्म्स पे चैलेंज नहीं करना चाहिए, या फिर इंडिया को एक वेरियस कार्बन टैक्स की जो इंडिया में लगाए जाते हैं ऐसी एक्सरसाइज में इंगेज नहीं होना चाहिए, है ना। चारों में से कौन सी चीज़ इंडिया को नहीं करनी चाहिए या इंडिया नहीं कर रहा? अगेन आर्टिकल जिसने अच्छे से पढ़ा है वो इसका जवाब कर पाएगा। आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया। इजी है, लेकिन वही है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको आंसर इसको निकालना जो है इजी होगा उसके लिए। थर्ड में आपसे सिनोनिम पूछा है रेमिफिकेशन का, 2, 3, 4 में से कोई भी एक लिख दो। चौथे में आपसे एंटोनिम पूछा है एलैक्रिटी का,
ये भी शायद आपको मैंने बताया था, है ना। कोई भी एक एंटोनिम लिख दो। 5वें में एट द हेल्म ऑफ फ्रेज को एक सेंटेंस में यूज़ करने के लिए पूछा है। एट द हेल्म ऑफ का मतलब आप समझते हैं ना, कमांड में होना। तो इस फ्रेज को आप यूज़ करें, कैसे भी यूज़ करके दिखाओ इसको। कोई भी चीज़ किसी कमांड में होती है तो कैसे उसको अपने बता सकते हैं अंग्रेजी में। 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगे आपको, उनको दूर करना है, इंप्रूव करना है सेंटेंस को। पहला आपको इंप्रूवमेंट पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, और दूसरा आपको जो है इंप्रूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। 8वें 9वें में भी 2 एरर्स है। पहली एरर आपको मिल सकती है इस पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है यहाँ पे। चलो, फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैच करो। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।